नमस्कार देवी सज्जनों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का दोस्तों अगला टॉपिक देखने वाले हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जो है ड्राइंग उपकरण, ड्राइंग रेखाएं, प्रक्षेप बिंदु से प्रतीकात्मक निरूपण, अक्षरांकन, विमांकन, ज्यामितीय रचनाएं, मात्रक एवं मापन, यहाँ तक हमने देख चुका है। ठीक दोस्तों, देख लिया पिछले वीडियो में, तब अगर आपने नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा उसको। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द्रव्यमान, भार एवं घनत्व का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है ना, और थ्योरी भी इसका हम देखेंगे साथ ही में। ठीक दोस्तों, आइए तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमको पढ़ना शुरू करना है, द्रव्यमान, भार एवं घनत्व, मास, वेट एंड डेंसिटी। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसका हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो मैं देख लेता हूँ कितना जो है यहाँ पे उसको पढ़ना है। उसके बाद फिर हम इसका जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं इसमें जो है कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ तक पूरा जो है 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। दोस्तों LP CBT के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, तो देखिए द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान जो है किसी पिंड का द्रव्यमान, उसमें जो है धारित द्रव्य यानी कि पदार्थ की मात्रा होती है। द्रव्यमान एक जो है अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। द्रव्यमान का स्थायी मात्रा जो है किलोग्राम होता है, जिसे संक्षेप में हम kg शेप के रूप में लिखा जाता है। ठीक है ना, देखिए द्रव्यमान और भार में क्या जो है अंतर होता है। द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है, और किसी वस्तु का भार द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है। ठीक है दोस्तों, और द्रव्यमान का स्थायी मात्रा किलोग्राम होता है, भार का जो है मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर होता है हमेशा, और किसी वस्तु का भार स्थिर नहीं होता है, वह गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, और वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है दोस्तों, लेकिन वस्तु का भार शून्य हो सकता है। अंतरिक्ष में पिंड का भार जो है वो शून्य ही होता है। ठीक है ना, देखिए उसके बाद घनत्व क्या होता है। किसी पदार्थ के घनत्व को पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। घनत्व बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटा पदार्थ का आयतन होता है। रो बराबर यम अपान भी होता है, मास अपान जो है वॉल्यूम होता है। ठीक है, और द्रव्यमान का स्थायी मात्रा किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, याद रखिएगा, जिसे संक्षिप्त रूप में हम kg प्रति घन मीटर लिखते हैं। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है दोस्तों, बस फार्मूला इसे देख लीजिए, पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर जो है जल का घनत्व। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता दोस्तों। ठीक ना, आपेक्षिक घनत्व की माप हाइड्रोमीटर द्वारा की जाती है। समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, अतः तैरना आसान होता है। पानी में तैरते हुए बर्फ का 1/10 भाग पानी के बाहर रहता है, और जल से भरे एक पात्र में तैरते हुए बर्फ के पूर्णतः पिघलकर मिल जाने के बाद भी पानी का तल समान रहता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक ना, द्रव्यमान और भार में अंतर देखिए, तो मतलब देखिए भार जो है किसी पिंड यानी कि वस्तु का भार वह बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर ma होता है। ठीक ना, तो इस फार्मूला को याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं जल्दी से। देखिए भार बराबर क्या होता है, यम गुणे जी, यानी कि W बराबर यम इंटू जी होता है। यम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है ना, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का भार 9.8 न्यूटन होता है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की सतह पर 1 किलोग्राम के द्रव्यमान पर कार्यरत बल 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, तो ठोस का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है ठोस का भार बटा ठोस द्वारा हटाए गए जल का भार। पानी में घुलनशील पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व बराबर जो है ठोस का आपेक्षिक घनत्व बराबर द्रव के सापेक्ष ठोस का आपेक्षिक घनत्व गुणे द्रव के सापेक्ष द्रव का आपेक्षिक घनत्व। द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना, ठोस का आपेक्षिक घनत्व बराबर द्रव का भार बटा द्रव के आयतन के बराबर जल का भार। ठीक है, ये सभी जो है आपेक्षिक घनत्व का जो है फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद देखिए दाब क्या होता है दोस्तों, तो किसी द्रव द्वारा संपर्क सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित अभिलंबवत बल द्रव का दाब या द्रव का स्थैतिक दाब कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद देखते हैं जो फार्मूला द्रव दाब का, P बराबर F बटा A बल बटा एरिया होता है, बस इसको याद रखिएगा। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। ठीक है ना, तो उसके बाद देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है ना, 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, एक बार बोलते हैं इसको। ठीक है ना, उसके बाद एक टॉर बराबर 1 mm पारा होता है। सीजीएस सिस्टम में डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो इसका मात्रक होता है दाब का। ठीक है, और ये याद रखिएगा किसी बिंदु पर दाब सभी दिशाओं में क्रियाशील होता है। दाब से कोई निश्चित दिशा संबंध नहीं होती, अतः यह एक अदिश राशि है। ठीक है, किसी पात्र में h ऊंचाई तक भरे W अपेक्षिक भार के द्रव द्वारा पात्र की सतह पर दाब, P बराबर द्रव का भार बटा पात्र की सतह का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, द्रव का कुल भार बराबर आपेक्षिक भार गुणे आयतन होता है। ठीक है, अतः किसी द्रव से भरे पात्र की सतह पर दाब उसकी ऊंचाई के सीधे ही समानुपाती होता है, P प्रोपोर्शनल टू H होता है। ठीक है, तो किसी द्रव का घनत्व बढ़ने पर दाब का मान बढ़ता जाता है, याद रखिएगा। और द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई द्रव के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। पास्कल का नियम क्या होता है दोस्तों, पास्कल के नियम के अनुसार जब कोई तरल विराम अवस्था में होता है तो वह सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। ठीक है ना, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट में हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद देखते हैं, देखिए
वायुमंडलीय दाब वायु द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, ठीक है ना। और जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम सब मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, दाब हमेशा सतह के लंबवत दिशा में लगता है, याद रखिएगा। द्रव की सतह पर वायुमंडलीय दाब अधिकतम होता है तथा सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता जाता है, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान लगभग 1.013 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। एक एटीएम बराबर होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल या 1.01 बार या 760 टॉर होता है। किसी द्रव में समान तल पर उपस्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होगा। यदि ऐसा न हो तो दबांतर के कारण द्रव बहेगा। द्रव स्थैतिक दाब P व वायुमंडलीय दाब P0 का अंतर गेज दाब कहलाता है। शून्य दाब से ऊपर मापा गया दाब निरपेक्ष दाब या परम दाब कहलाता है। डाल्टन का नियम क्या होता है दोस्तों कि आपस में क्रिया न करने वाली विभिन्न गैसों के आंशिक दाबों का योग उनके कुल दाब के बराबर होता है। P बराबर P1 + P2 + P3, ठीक है ना। P जो है कुल दाब है, तो P बराबर P0 + P0 + PGH होता है। P1 + P2 + P3 बराबर आंशिक दाब, ठीक है। साधारण बैरोमीटर का प्रयोग जो है, हम क्या बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। 14 बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का शुद्ध दाब मापने में काम आता है, ठीक है ना। बोर्डन गेज निरपेक्ष दाब व वायुमंडलीय दाब के अंतर को पढ़ता है। द्रव की सतह पर द्रव की दाब तीव्रता शून्य होती है तथा द्रव तल पर अधिकतम होती है। बर्तन के आकार का द्रव के दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 10.33 पानी के स्तंभ की ऊंचाई व 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ की ऊंचाई के रूप में होता है, ठीक है ना। आइए देखो, मैनोमीटर का उपयोग द्रवों का दाब मापने के लिए तथा यांत्रिक गेजों का उपयोग गैसों का दाब मापने के लिए जो है किया जाता है। पीजोमीटर के द्वारा किसी द्रव का सामान्य दाब मापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। उत्प्लावकता क्या होता है दोस्तों, बॉयंसी क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है कि किसी तरल में तैरते हुए पिंड पर जो ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर बल कार्य करता है उसे हम उत्प्लावक बल कहते हैं तथा तरल की पिंड को ऊपर की ओर उछालने की प्रवृत्ति को उत्प्लावकता कहते हैं, ठीक है ना। आर्किमिडीज के सिद्धांत तो सब जानते होंगे दोस्तों, ठीक है ना। याद रखिएगा कि किसी वस्तु पर जो है लगने वाले उत्प्लावक बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। फिर से इसको पढ़ लेते हैं पूरा। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में कमी आती है। पिंड के भार में यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होती है, ठीक है ना। और देखते हैं, उत्प्लावक बल का मान केवल द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। प्लवन का नियम क्या है कि प्लावित वस्तु के भार जो है डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है तथा वस्तु का गुरुत्व केंद्र व विस्थापित द्रव का गुरुत्व केंद्र एक ही उदग्र रेखा पर स्थित होता है, ठीक ना। उसके बाद बस थोड़ा सा लास्ट बचा हुआ है, वस्तु का भार W1 जो है वो ग्रेटर देन उत्प्लावक बल, ठीक है ना। तो वस्तु क्या होगी दोस्तों, द्रव में डूब जाएगी। अगर वस्तु का भार जो है लगाए गए उत्प्लावक बल से अधिक है तो वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी। और अगर वस्तु का भार और उत्प्लावक बल का मान दोनों बराबर है तो वस्तु दोस्तों बीच में ही ठहर जाएगी, ठीक ना। और दोस्तों यानी कि वस्तु द्रव की सतह के ठीक नीचे जो है तैरती रहेगी। अगर वस्तु का भार जो है उत्प्लावक बल से कम है यानी कि उत्प्लावक बल का मान ज़्यादा है दोस्तों, तो वस्तु क्या होगा दोस्तों, वो ऊपर ही रहेगा, पानी में जो है आंशिक रूप से जो है डूब कर तैरेगी। लेकिन देखिए ऐसे ऐसे रहेगी, ठीक है ना, आधा डूबी रहेगी, आधा तैरेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हमने पूरा थ्योरी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है दोस्तों, अपेक्षित घनत्व जो है मैंने आपको बताया था कि मात्रकहीन होता है, इसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार स्टील प्लेट जिसके आयाम 220 मिलीमीटर गुणे 330 मिलीमीटर गुणे 15 मिलीमीटर है, तो जिसके द्रव्यमान की गणना जो है कीजिए यदि स्टील प्लेट का घनत्व इतना दिया है। दोस्तों देखिए हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है ना। तो घनत्व बराबर क्या होगा दोस्तों, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे जो है आयतन हो जाएगा। तो घनत्व आपको दिया है यहाँ पे 7.85 और आयतन दोस्तों आप जो है इसको गुणा कर लेंगे 220 गुणे 330 गुणे 15, ठीक है। ये मिलीमीटर में है तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें गुणा करेंगे दोस्तों, केजी में जो है इसका मान निकालना है, ठीक है ना। तो इसको देखिए यहाँ पर जो घनत्व दिया है 7.85 केजी प्रति घन डेसीमीटर दिया है, लेकिन जो यहाँ पर मिलीमीटर दिया था आयतन में, तो उसको हम क्या करेंगे, या तो मिलीमीटर को डेसीमीटर में बदलेंगे या फिर जो है डेसीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे। तो उसको करेंगे कैलकुलेशन दोस्तों, तो यहाँ पे आपका पहला आंसर आएगा 8.549, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3 द्रव जिनके घनत्व क्रमशः D, 2D, 3D है तो समान आयतन में मिलाए जाते हैं तो मिश्रण का घनत्व क्या होगा दोस्तों, इन सबको आपस में जोड़ दीजिए, D + 2D + 3D कितना आएगा, 6D आएगा। और 6D में 3 से भाग दीजिए तो 2D आएगा, ठीक है ना, क्योंकि तीन द्रव हैं, ठीक है, D, 2D, 3D, तो 3 द्रव हैं, तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे देंगे दोस्तों, तो 2D आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पदार्थ का द्रव्यमान भार होता है तो क्या फार्मूला होता है, आयतन गुणे घनत्व होता है, ठीक है।
जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। भार की यह कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह कथन प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है 136 ग्राम मात्रा वाले पारे का आयतन ज्ञात करो जबकि पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आपको आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों, फार्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है ना। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है ना। आयतन ज्ञात करना है, द्रव्यमान बटा घनत्व हो जाएगा इसका, ठीक है ना फार्मूला। तो इसको निकाल लीजिएगा। 10 लीटर पानी का तथा 10 दूध के घोल का घनत्व दिया है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि घोल का घनत्व जो है इतना हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो ये तो आपको मतलब मैथ के फार्मूले से आपको इसको लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसको भी आप लगा लीजिएगा। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो देखिए इसमें उपरोक्त तो सभी सही हैं। द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए, द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करने के लिए, ठोसों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कौन सा द्रव पानी से हल्का है, पेट्रोल, एल्कोहल एवं भी दोनों, ठीक है ना। तो एवं भी दोनों, पेट्रोल और एल्कोहल दोनों पानी से हल्के हैं। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, तो प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है धातु के 2 टुकड़े जल में डूबने पर समान उत्प्लावक बल लगाता है तो क्या होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 दोनों टुकड़ों का आयतन समान है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों टुकड़ों का जो है समान है, ठीक है। निम्न में से कौन सा मीटर हाइड्रोमीटर का रूप है दोस्तों, हाइड्रोमीटर का। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, लेक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। तो ये प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, ठीक है ना। और इससे पहले क्या था हमारा यहाँ पे ये वाला, ये जो है तो आर्किमिडीज का नियम है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यदि F बराबर 400 न्यूटन हो तो द्रव्यमान का मान कितना होगा। तो फिर इसको निकालेंगे तो आ जाएगा आपका आएगा 40.81 किलोग्राम, ठीक है ना। आपको F का मान दिया है 400 न्यूटन दिया है दोस्तों, द्रव्यमान का निकाल लेंगे, ठीक है ना। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, देखिए W बराबर mg होता है, ठीक है ना। W बराबर क्या होता है, mg होता है। तो द्रव्यमान का मान दिया है आपको, m का मान दिया है, m का मान पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम भाग दे देंगे 9.8 से, ठीक है। उसके बाद घनत्व अनुपात होता है द्रव्यमान और किसका, आयतन का होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व का मान विभिन्न मापन पद्धतियों में होता है। अपेक्षित घनत्व का मान क्या होता है, ठीक है ना। अपेक्षित घनत्व का मान क्या होता है दोस्तों, तो ऑप्शन 3 समान होता है। कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। कांच के साथ पारे की संबद्धता इसकी अनुशक्ति से अधिक होती है, ठीक है ना। एक खोखले गोले का भार कितना है दोस्तों, भार पूछ रहा है दोस्तों, जिसका बाह्य व्यास 100 मिलीमीटर और आंतरिक व्यास जो है 70 मिलीमीटर दिया है। गोले की धातु का घनत्व दिया है, ठीक है ना। तो उसका क्या पूछ रहा है, भार पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। भार बराबर क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुणे घनत्व होता है, द्रव्यमान गुणे घनत्व होता है, ठीक है। नहीं देखिए W बराबर m इंटू जी होता है। तो भार पूछ रहा है दोस्तों, ठीक ना। तो बाह्य घनत्व यानी बाह्य व्यास और आंतरिक व्यास दिया है। गोले की धातु का घनत्व इतना सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2.32 आएगा, ठीक है। अभी मैं इसको कैसे लिख कर बताऊँ आपको, अलग से बता दूंगा, ठीक है ना। ट्यूबवेल हाइड्रोमीटर उदाहरण है किसका दोस्तों, ऑप्शन 4 1 और 2 शर्करा मापी का और दूध मापी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी जो है न्यूमेरिकल रेफरेंस, तो इसको भी देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा, ठीक है ना। व्यास दिया है, एल्यूमिनियम की छड़ का भार ज्ञात करना है जबकि छड़ का विशिष्ट घनत्व दिया है, ठीक है ना। तो ये भी फिर से भी न्यूमेरिकल ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं बिना न्यूमेरिकल और जो भी मतलब थ्योरी वाला क्वेश्चन होंगे दोस्तों, क्योंकि न्यूमेरिकल कम पूछता है दोस्तों, ठीक है ना। न्यूमेरिकल कम पूछता है। किसी वस्तु के एकांक आयतन की भाग क्या कहलाती है, किसी वस्तु के एकांक आयतन की भाग क्या कहलाती है दोस्तों, घनत्व कहलाती है। एसआई प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम होता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी इसका जो है आयतन पूछा है फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पदार्थ का विशिष्ट घनत्व प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो किसका प्रयोग किया है, निकलसन हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सी घनत्व की इकाई नहीं है दोस्तों, तो घनत्व की इकाई नहीं है सेंटीमीटर प्रति घन ग्राम, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। पानी का घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में होता है, कितना होता है फ्रेंड्स, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में 1 होता है, ठीक है। और किलोग्राम पूछेगा तो 1000 होता है। 50 डिग्री ताप पर पानी का विशिष्ट गुरुत्व होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 से कम होगा। घनत्व की एमकेएस पद्धति में इकाई होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। और ये भी दोस्तों यहाँ पे जो अपेक्षित घनत्व का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। वायु में भार दिया है और तेल में भार 36 ग्राम दिया है, ठीक है। तो इसका आएगा आंसर 7 आएगा, ठीक है ना। और तेल का अपेक्षित घनत्व का मान भी दिया 0.7, ठीक है। तो अपेक्षित घनत्व का जस्ते के अपेक्षित घनत्व का मान पूछ रहा है, ठीक है। लकड़ी की अपेक्षित घनत्व जो है पानी की तुलना में होता है कम होता है।
एक वस्तु किसी द्रव की सतह पर तैर रही है तथा वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के समान है। वस्तु थोड़ी सी द्रव में ढकेली जाती है, वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो ऑप्शन 3 वहीं रह जाएगी जहाँ तक उसे ढकेला गया है। वस्तु का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है दोस्तों? अपेक्षिक घनत्व कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका भार पूछ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया है, इसका भार दिया, तो भार बराबर दोस्तों निकाल लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना, यानी कि जो फार्मूला होता है, ठीक है ना, तो उस फार्मूला से आप निकाल लेंगे। ठीक है ना, घनत्व का सीरियस पद्धति में मात्रक होता है फ्रेंड्स, तो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, और यही अगर पूछेगा हम एमकेएस पद्धति में तो किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल पूछा है। एक एल्कोहल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा 0.86 होता है। ठीक है, घनत्व एवं विशिष्ट गुरुत्व में मुख्य अंतर होता है इसके ऑप्शन 1 इसके मात्रक में। मुख्य अंतर क्या होता है? इसके मात्रक में। अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने की विधि नहीं है दोस्तों, तो चौथा स्पीडोमीटर द्वारा, ये नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद धातु के भार की गणना कीजिए। विशिष्ट भार 2.5 और आयतन 1 लीटर दिया है फ्रेंड्स, तो ये आएगा 2.5 kg ही आएगा। ठीक है ना, गुणा कर देंगे दोनों का तो आ जाएगा। संहति तथा आयतन का अनुपात क्या कहलाता है दोस्तों? तो घनत्व कहलाता है। ठीक है ना, ये भी पूछ रहा है फ्रेंड्स, इसका आयतन पूछ रहा है, मास दिया, यम का मान द्रव्यमान दिया है, घनत्व दिया है, तो ऐसे आयतन अपन निकालेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर इसका भार पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका जो है पहले जो है आयतन निकाल के फिर घनत्व का मान दिया है, तो उसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका चौथा वाला। अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 4 इकाई रही थे, अपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों भी अपेक्षित घनत्व दे दिया है। ठीक है ना, समुद्री जल का अपेक्षित घनत्व इतना दिया है, बर्फ के टुकड़े का कुल आयतन किया होगा जो 300 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर पानी में तैर रहा है। ठीक है, तो इसका आएगा 3 वाला। ठीक है ना, 2694.78। ये भी घनत्व का मान पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे विशिष्ट गुरुत्व का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो है किसी ठोस का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, किसका? तो 3 वाला का, अपेक्षित घनत्व की बोतल। ठीक है, अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल दिया है फ्रेंड्स, ये भी न्यूमेरिकल ज़्यादा दिया है इसमें। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स सब न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, मैं इस पर सॉल्व करके तो बोल रहा बता सॉल्व करके। इनमें से किसे 1643 में बैरोमीटर के आविष्कार का सर्वत्र श्रेय प्राप्त है दोस्तों? तो इवान गेलिस्ता टॉरिसेली को प्राप्त है। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किसे मापने में किया जाता है दोस्तों? तो घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। वायुदाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? वायुदाब को बैरोमीटर कहते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए दोस्तों हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर 4। ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो हवा की गति मापा जाता है। यूडियोमीटर किसका मापन करता है? 3 गैस का आयतन का। मैनोमीटर किस यंत्र का इस्तेमाल मतलब क्या मापने के लिए किया जाता है? मैनोमीटर दाब का। जब बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है तब उसका जो है कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है दोस्तों? 0.1 हिस्सा या 10% भी कर सकते हैं उसको। निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? स्कूबा डाइविंग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स? तो इसका मतलब है कि तूफान है। ठीक है ना, अचानक गिरावट है यानी कि तूफान का खतरा है दोस्तों। ठीक है ना, इसमें कई चीज़ होता है दोस्तों, अचानक गिरावट का मतलब है कि तूफान आने वाला है। धीरे धीरे गिरता है या फिर अगर धीरे धीरे ऊपर जाता है दोस्तों, अगर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है इसका मतलब कि मौसम साफ़ है, साफ मौसम। और धीरे धीरे नीचे जा रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि वर्षा होने वाली है। ठीक है ना, तो ये हो गया सभी लास्ट मतलब पूरा 65 क्वेश्चन। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम चाल और वेग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।